औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का जो एक तफसीली फ़ैसला आया है उसकी चीज़ा चंद बड़ी जो उनके फ़ैसले की खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में कोई हुकूमती सतह पर जो काम हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, ये इमरान खान के कल के जलसे के ये अल्फाज थे कि आज सुप्रीम कोर्ट मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। किस बात की, चलते हैं उस तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को रोकने के लिए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की रोलिंग के ख़िलाफ़ तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। यह फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया है, जबकि जस्टिस मज़हर आलम खेल ने इसमें इजाफी नोट तहरीर किया है। ये 5 जजिस का मुतफ़िका फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ह लिख दिया है कि तहरीक इंसाफ उस वक़्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी साजिश का कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी, इसलिए बैरूनी साजिश के बयानिए में कोई हकीकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि तहरीक इंसाफ की उस वक़्त की हुकूमत मुतनाज़ा साइफर भी अदालत में पेश नहीं कर सकी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में भी इस साइफर के कुछ मंदरजात का तो जिक्र था, लेकिन मुकम्मल साइफर इसके साथ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने नामुकम्मल साइफर को नाकाफी सबूत करार देते हुए साजिश के बयानिए की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग को खिलाफ आइन करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बैरूनी साजिश के बयानिए के कोई भी ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि अगर कोई ऐसा साइफर मौजूद था तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसकी तहकीकात के लिए कोई कमीशन बनाना चाहिए था, इस साइफर को कौमी असम्बली में पेश करना चाहिए था। इमरान खान हुकूमत के पास उस वक़्त साइफर की तहकीकात कराने के लिए काफ़ी वक्त मौजूद था, लेकिन उन्होंने इसकी तहकीकात के लिए कोई पेशरफ्त नहीं की। ना कोई कमीशन बनाया गया और ना ही इस कमीशन के क़याम के लिए कोई कानून साजी की गई और ना ही कोई आर्डीनेंस जारी किया गया। जस्टिस मज़हर आलम खेल ने इजाफी नोट में यह भी लिखा है कि इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुक़द्दस फरीज़ा है। इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुक़द्दस फरीज़ा है। आइन में दिए गए इख्तियारात को मुक़द्दस अमानत समझकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म, सदर ममलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर ने इस मुक़द्दस अमानत को दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने आइन से इनहराफ किया है, जिसकी वजह से वो आइन के आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं कि नहीं, ये बात पार्लिमान को तय करनी है। इन्होंने लिखा है कि इस तरह की आइन शिकनी का दरवाज़ा खुला छोड़ना है या नहीं, ये तय करना पाकिस्तान की पार्लिमान का फ़र्ज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये गेंद जो है पार्लिमान की हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है। अब ये पार्लिमान ने तय करना है, हुकूमत ने तय करना है कि इस पे क्या करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का बहुत शोर था, वो अपने हर जलसे में, जगह जगह हर जलसे में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक में वो बार बार ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों नहीं कर रही, क्यों सो रही है। तहरीक इंसाफ का बहुत शोर था कि साइफर पर अदालत का फैसला आना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ को पाक फौज के इस वाज़िया
اعلان پر بھی یقین نہیں تھا کہ ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی نے تحقیقات کی ہے اور انہیں بیرونی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سوال یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اس واضح فیصلے کے بعد تحریک انصاف اور کا سازش کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے؟ کیا تحریک انصاف نے جس طرح پہلے پاک فوج کا موقف مسترد کیا، اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے جیسی باتیں کرتے ہیں؟ پاناما کی سزا اقامے پہ ہوتی ہے، پاناما کی سزا اقامے پہ ہوتی ہے۔ کیا اس وقت کے چیف جسٹس کا فیصلہ درست تھا؟ کیا وہ صحافی، تجزیہ کار، اینکرز جو بیرونی سازش کے بیانیے کی ایک قدم آگے بڑھ کر حمایت کر رہے ہیں، رجیم چینج پر بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں، وہ سب کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے سیاسی مخالفین کو غدار غدار کہنے کے کھیل نے ملک کو کچھ نہیں دیا۔ سیاست دانوں کے اپنے اختلافات کو آئین و قانون اور معاشرتی اور جمہوری اخلاقیات کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو غدار غدار کہہ دینے سے نہ تو ملک کا کل کوئی بھلا تھا اور نہ کوئی اب بھلا ہوگا، اور نہ کوئی ملک کو فائدہ ہوگا، بلکہ الٹا ملک کو نقصان ہوگا، اور نہ ہی آج اس ملک کی کوئی خدمت ممکن ہے۔ لیکن آئین شکنی کل بھی ملک کے لیے زہر قاتل تھی اور آج بھی آئین شکنی ملک کے لیے زہر قاتل ہے، لیکن اس کی نہ کل کوئی معافی ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین؟ خواہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی جنرل ہو، کوئی کرنل ہو، کوئی جج ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، نہ کل معافی تھی اور نہ آج معافی ہونی چاہیے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین شکنی کی، آئین کو توڑا۔ اس دن قومی اسمبلی کو قاسم سوری اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پر چلایا جا رہا تھا۔ ساری دنیا نے دیکھا، سارے پاکستان نے دیکھا کہ وہ کوئی اسمبلی نہیں چلائی جا رہی تھی، عدم اعتماد کی تحریک ہونی تھی، ووٹنگ کروائی جا رہی تھی، کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں چلائی جا رہی تھی کہ اس کو ادھر پھینک دو، اس کو ادھر کر دو، 4 گھنٹے لٹکاتے جاؤ۔ پروگرام یہ تھا کہ 4 دن تک ان کو گھسیٹا جائے گا۔ یار خدا کا کوئی خوف کرے، آئین بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قانون بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ پاکستان کا آئین سب سے بڑا مقدم ہے، اور جسے قاسم سوری نے اس دن آئین کی دھجیاں دیر دی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے بھی اس حقیقت پر مہر ثابت کر دی ہے۔ کیا قاسم سوری کے اس عمل کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ یہ سوال ہے میرا سیاستدانوں سے اور عوام سے۔ کیا قاسم سوری کے اس عمل کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ کیا ان کے غیر آئینی رولنگ کے عمل کو ایک سیاسی عمل سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اگر ملک میں آئین شکنی کے راستے بند کرنے ہیں، کیونکہ یہ کل بھی کچھ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اب قاسم سوری صاحب نے کیا کیا، اور آئندہ کون کیا کیا کر سکتا ہے، اس چیز کا اپنے دروازہ بند کرنا ہے۔ اگر ملک میں آئین شکنی کے راستے بند کرنے ہیں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تحت آئین شکنی کے ریفرنس بنانا چاہیے۔ یہ کارروائی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آئین کی سر بلندی کا ایک تحفظ ہوگا۔ ناظرین، یہ تو تھا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ، بہت 86 صفحات کا فیصلہ، لیکن میں نے شارٹ کر کے آپ کو 2-4-5 لائنیں سنائی ہیں، جس کا کہ اب آپ نے اپنی رائے دینی ہے، اپنے کمنٹس دینی ہے کہ اس کیس میں آئین توڑنے اور آئین شکنی پہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو۔ اب چلتے ہیں حکومت کی طرف۔ ہمارے پیارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے 18 روپے پیٹرول اور 40 روپے ڈیزل کر کے یقین کرے غریب عوام کا مذاق اڑایا ہے۔ غریب عوام کا مذاق کیسے اڑایا؟ اب یہ دیکھیں کہ 18 روپے 54 پیسے یا کچھ پیسے جو پیٹرول سستا کیا، آپ نے 100 روپے کا جمپ یکدم لیا اور 18 روپے کم کی ہے۔ موٹر سائیکل والوں کو کیا فائدہ ہے؟
जिन्होंने बेचारों ने 5, 4, 6 लीटर पेट्रोल डलवाना होता है। फ़ायदा आपने दिया है अशराफिया को, जिन्होंने हज़ारों के हिसाब से हज़ारों 25-30 हज़ार का 40 हज़ार का पेट्रोल डलवाना है, उनको फ़ायदा हुआ है। और ये बताइएगा कि भी जितनी भी रोज़मर्रा की अशिया, गरीब की रोटी सस्ती होगी, आयल सस्ता होगा, चीनी, घी, दालें, खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया सस्ती होंगी? नहीं होंगी सस्ती। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये कुछ भी सस्ता नहीं होगा। मास है 18 रुपये पेट्रोल लस करने का गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और दूसरा, डीजल आपने 40 रुपये सस्ता किया है। जब आपको पता है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हर चीज़ बढ़ती है, और इससे किराए भी बढ़ गए थे। अब क्या किराए, ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए कम करेंगे? ट्रक जो है, जिनके ट्रक के हैं, ट्रक वगैरह, वो अपने किराए कम करेंगे? बसों के किराए कम होंगे? कभी वो कम नहीं करेंगे। और हमेशा पेट्रोल बढ़ने से कीमतें और किराए बढ़ते हैं, लेकिन पेट्रोल अगर आप 2, 4, 5, 10, 20 रुपये सस्ता करेंगे तो वो किराए कम नहीं होंगे। हाँ, अगर आप काश अगर आप 100 तो ना चले, 50 रुपये ही कम कर देते तो किराए भी कम होने थे और रोज़मर्रा की अशिया पे भी असर पड़ना था। नाज़रीन, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान साहब को तो तप चढ़ी हुई है। वो अपने आप में बड़ा अंदर को अपने आप को कोस रहे हैं, और दिल में भी पता नहीं किस किस को कोस रहे हैं, और शरेआम भी कोस रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब जो अपने गुस्से पे काबू करने में नाकाम रहे हैं। हालांकि पिछले व्लॉग में मैं 2-4 अपना कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले जो व्लॉग किया था, जिन्होंने राना सनाउल्लाह के बारे में बताया था कि वो एक झूठा केस था, तो सलूट पेश किया था। लेकिन कल उम्मीद नहीं थी कि आप इतने गुस्से में आ जाएंगे कि डायरेक्ट जर्नलों तक चले जाएंगे, जजेस तक चले जाएंगे। जर्नल्स और जजेस बंद कमरे में बैठ के फैसले करेंगे तो यही हालात होंगे, वगैरह वगैरह। आपने बहुत कुछ कहा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। मुझे आपके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल का कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुझे एतजाज़ साहब का एक पुराना वाक़या याद आ गया, जिन्होंने कौमी असम्बली में बयान किया था कि एक थानेदार जब एक नामे ज़माना या डाकू या चोर को पकड़ के पुलिस लेके आती है, तो पुलिस से जब लतर मारती है उसको, तो माँ भागी भागी थाने आती है तो कहती है, वाह थानेदारा, तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरा बड़ा शुक्रिया, अज तू एनू अपनी माँ से याद करवाती है। तो फवाद साहब, काश ये आप उस वक़्त जब 2018 से पहले या 2018 के बाद जब आपने इंतखाबी सियासत की है, पकड़ के इसको पकड़ के अंदर, उसको पकड़ के बाहर, उसकी ज़मानतें, ये वो, और जिस तरह आप हुकूमत में आए हैं और जिस तरह नून लीग के ख़िलाफ़ फैसले आते रहे हैं, जिस तरह आप समझते हैं कि ड्राइंग रूम में फैसले होते हैं, उस वक़्त ये फैसले कहाँ हुआ करते थे। काश आप उस वक़्त कम अज़ कम सियासी तौर पर, बेशक ठीक है, सियासत में अपनी अपनी पार्टी होती है, इलेक्शन लड़ना होता है, जीतना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे सियासतदानों को इकट्ठा बैठना पड़ता है। कुछ मामलात मुल्क के इस तरह होते हैं कि सियासतदानों को इकट्ठा बैठना पड़ता है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे प्यारे इमरान खान साहब, साबका प्राइम मिनिस्टर साहब, अपोजिशन से तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। ये कौन से लीडर, ये वाहद पाकिस्तान के लीडर थे दुनिया में जो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते थे। मैंने आज तक कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं सुनी कि जी मैं अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्योंकि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ मिलकर हुकूमत तो बना ली, जो MQM है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कातिल जमात थी, उसके साथ भी हुकूमत बना ली। लेकिन अफसोस क्या, आपने उस वक़्त अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना, उनके साथ बैठना गवारा नहीं किया। काश आप उस वक़्त बैठ जाते साथ, और बैठ के मुल्की मफादात के लिए जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थे वो करते, तो आज आपको ये सामना ना करना पड़ता, और आपको इस तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए था। तो नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।